शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे आरआरबी के एग्जाम्स के पहले टॉपिक की। क्या हो सकता है? क्या जो हम सोच रहे हैं वो मैटर है, जो हम देख रहे हैं वो मैटर है, हम परेशान हैं वो मैटर है, या फिर हमारे आसपास जो सामान रखा हुआ है वो मैटर है। जो हम सोच रहे हैं क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, या जो खाना हम खा रहे हैं क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, या फिर हम यूँ कहें कि जो भी कंडीशंस होती हैं that are not a part of matter. So we can say anything around us, हमारे आसपास जो कुछ भी है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसमें मास है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। कि यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी एक ही चैनल पे मिलेगी, तो चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग हो, या फिर वो फिजिक्स, ठीक है, बायोलॉजी, सारी चीज़ों की आपको कंप्लीट स्टडी हमारे चैनल पे मिलेगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआर कंपटीशन क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं इशिका शुक्ला आज आपके लिए लेकर आई हूँ, आप जैसा कि देख सकते हैं, केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर्स। यानी कि आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे आरआरबी के एग्जाम्स के पहले टॉपिक की। तो बहुत ही एनर्जी के साथ में जुड़ जाइए और पेन और कॉपी बिल्कुल अपने साथ में रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो अपने साथ में पेन कॉपी जरूर रखते हैं, जिसमें हम उस चीज़ को जल्दी जल्दी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आइए फिर साथ में मिलके हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? दैट इज मैटर। क्या है मैटर? क्या हो सकता है? क्या जो हम सोच रहे हैं वो मैटर है, जो हम देख रहे हैं वो मैटर है, हम परेशान हैं वो मैटर है, या फिर हमारे आसपास जो सामान रखा हुआ है वो मैटर है? तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो हम सोच रहे हैं क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, या जो खाना हम खा रहे हैं क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, या फिर अगर हम कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं, कोई भी चीज हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो सारी चीजें यूनिवर्स के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास जो कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसमें मास है, थोड़ा सा भी मास है, हालांकि हमारे आसपास जो एयर है जो हमें दिख भी नहीं रही है उसमें भी मास है और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो हम कहेंगे यस दैट इज मैटर। और जो भी चीजें होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, या फिर हम यूं कहें कि जो भी कंडीशंस होती हैं, दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ मैटर। सो वी कैन से एनीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जो कुछ भी है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसमें मास है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। अब जब मैटर की शुरुआत हुई तब पता चला कि मैटर जो है उसकी स्टेट्स होती हैं, उसके क्लासिफिकेशन होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको छोटी सी बात के साथ शुरू करूंगी और बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम समझाते रहेंगे। मैटर को जब देखा गया कि मैटर क्या है, किस तरीके से उसकी क्लासिफिकेशन होता है, तो कहा गया कि भाई कुछ सॉलिड हो सकता है, कुछ लिक्विड हो सकता है, कुछ गैस हो सकता है, कुछ प्लाज्मा हो सकता है, और कुछ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो सकता है। साइंटिस्ट ने हमें 5 स्टेट ऑफ मैटर बताई हैं निकाल के, कि हमारे यूनिवर्स के अंदर मैटर की कितनी? 5 स्टेट हैं। मैटर की बहुत सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, सारी चीजों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टैकल करेंगे, और आई रियली होप कि जब ये वीडियो एंड होगा तब तक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और कोई भी डाउट किसी भी चीज को लेकर आप मुझे तुरंत कमेंट में बताइएगा, हम वो वीडियो, वो एक्सप्लेनेशन आपके लिए तुरंत लेकर आएंगे। चलिए फिर इसी के साथ में शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द मैटर मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। कह रहे हैं कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है? आकर्षण बल होता है, ठीक है। कौन से स्टेट में? तो भाई पहले तो हम देख लेते हैं क्या है। भाई हमारे पास है सॉलिड, हमारे पास है लिक्विड, हमारे पास है गैस, फिर हमारे पास आता है प्लाज्मा, और फिर आता है हमारे पास बोस आइंस्टीन। तो अगर मैं आपको बिगिनिंग में ही बता दूं भाई सॉलिड है तो क्या है? कोई भी चीज, ये पेन भी है ना, ये क्या है? ये है सॉलिड। इसके पार्टिकल्स के बीच में कहीं से भी स्पेस नहीं है,
तो यानी कि ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये इतने क्लोज हैं कि इसमें बहुत ही कम स्पेस है, तो यहाँ पर जो है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लिक्विड की बात कर लें तो हमारा पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं थोड़े थोड़े से, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। गैस की अगर हम बात कर लें तो गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, वैन डर वाल फोर्स बोलते हैं, और पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं, स्पेस बहुत ज्यादा होता है। प्लाज्मा में पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं और लगभग कह सकते हैं लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उससे थोड़े पास में होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट तो गैसेस की बात है, जब गैसेस को लिक्विफाई कर देंगे तो वो भी लगभग लिक्विड के जैसे होते हैं। समझ में आया? तो इसी तरीके से हमने ये डिस्कस कर लिया है कि कितने पार्टिकल्स में किस किस में ज्यादा स्पेस होता है या कम होता है। ऑप्शंस हमें क्या गिवन है, अब इस पे देखते हैं। फ्लूइड, गैस, प्लाज्मा या सॉलिड, किसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है? भाई जो जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ही ज्यादा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना, ये तो लॉ ऑफ नेचर कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा क्लोज पार्टिकल्स किस में है? सॉलिड में है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए? सॉलिड, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा के अगर हम काम करेंगे तो एक के साथ में बहुत सारे और क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, ठीक है। फ्लूइड जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड इटसेल्फ, ओके। गैस क्या है? गैस तो आपको पता है, जो भी मैंने आपको बताया, ये पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से बन जाए, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी। इसी तरीके से प्लाज्मा होता है, लिक्विड से पार्टिकल्स थोड़े थोड़े पास में होते हैं, थिक स्टेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है? Which of the following statements is not correct with respect to a substance? लो भाई, इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू अ सब्सटेंस। तो आइए फिर पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिया है। There is no attraction force between particles of matter. Particles of matter move continuously in fluid and air. Matter is made up of particles. There is an intermolecular space between particles of matter. ठीक है, तो ये हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को तो समझें कि किसी सब्सटेंस को, किसी मैटर को लेकर क्या कैरेक्टरिस्टिक हमें दी गई है। तो मैटर की बड़ी इंपॉर्टेंट, मैटर कह लो या सब्सटेंस कह लो, उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमको बताई गई है। क्या है वो, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, सारा ही जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है। तो सारा जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और जो ये पार्टिकल्स हैं ये बहुत शांति से नहीं बैठते हैं, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। सॉलिड में भी ये वाइब्रेट करते रहते हैं, जिस वाइब्रेशन के थ्रू हमें चीजें समझ में आती है, पता चलती है। हीट है तो अगर मान लीजिए आपने कोई स्टील ले लिया, तो उसी तरीके से क्या होता है कि स्टील को अगर आप आधा, मतलब स्टील का अगर कोई भी चीज आपके पास है, मान लीजिए स्टील का एक आपके पास कोई भी इतना बड़ा स्टिक है, स्पून, कोई भी चीज है, तो आप इतना गर्म करोगे अगर, तो ये इतना पूरा गर्म हो जाएगा। क्यों? वाइब्रेशंस के थ्रू। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते रहते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि कौन से कंडक्ट करते हैं हीट या कौन से नहीं करते, ठीक है। तो पार्टिकल से बना हुआ है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं हमारे वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है। कैसे पता चलेगा? भाई सीधी बात है, थोड़ी सी शुगर लो और पानी में डिसॉल्व कर दो। अगर पानी पहले 100 ml था, मान लो हमने 100 ml पानी ले लिया था और उसमें हमने 20 ग्राम शुगर केवल मिला दी, ठीक है, तो क्या पानी अब 120 ml हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 100 ml ही रहेगा, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है शुगर जाके उसमें बैठ जाएगी। समझ में आ रहा है? लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो भी स्पेस है शुगर क्या करेगी? उसमें बैठ जाएगी, यहाँ पे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी, इसीलिए पानी जो 100 ml था वही रहेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा सारी चीजें। चलिए,
तो और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उसमें स्पेस होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक नेचर का लॉ है। हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, ठीक है। तो मैटर में सब कुछ, सारे पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बाकी डिपेंड करता है, किसी स्टेट में स्पेस होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, किसी स्टेट में नहीं होता है, ठीक है। तो अब फिर से हम अपने ऑप्शंस पे आ जाते हैं और आई होप अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आंसर आपने निकाल लिया होगा। तो पहला हमसे कह रहा है देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। लो, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी कि यही ऑप्शन गलत होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, बाकी सारे ऑप्शंस कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर पहला ऑप्शन पढ़ के वो सही लग गया तो टिक कर दिया, सारे ऑप्शंस को एक बार देख लो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली इन फ्लूइड एंड एयर, सही बात है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है फ्लूइड यानी कि लिक्विड में और एयर में चलते रहते हैं, सॉलिड में टिके रहते हैं एक जगह पे, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, अभी अभी पढ़ा है हमने, मैटर जो है पार्टिकल से बना है। देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बिल्कुल सही बात है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है। तो बस इसका मतलब ये है, हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल गया है, जो कि हमारा इनकरेक्ट एक स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी कि पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो ए वाला ऑप्शन है हमारा वो सही नहीं है। चलिए इसी के साथ में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। Which of the following is true with respect to particles of solid? तो बताइए सॉलिड के रिस्पेक्ट में, है ना, ठोस के रिस्पेक्ट में कौन सी ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू है। अब जो इसमें सबसे सही स्टेटमेंट है वो हमको निकालना है। तो आइए फिर पढ़ते हैं स्टेटमेंट के बारे में। तो पहला कह रहा है दे मूव रैंडमली, अनियमित तरीके से घूमते रहते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, समझ रहे हैं। देयर आर लार्ज गैप्स बिटवीन देम, सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में लार्ज गैप होता है। पहले तो यहाँ पे हम जल्दी से सॉलिड के पार्टिकल्स का डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा सॉलिड है और ये उसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ड्राइंग मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ओके। तो ये हमारे सॉलिड के बीच के पार्टिकल्स हैं। अब क्या ये रैंडमली मूव करते हैं, ये ट्रू हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि ये ट्रू है। मूव तो बिल्कुल नहीं करता, सॉलिड तो अपनी जगह पे स्टिक रहता है, वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स बस, ठीक है। देयर आर लार्ज गैप बिटवीन देम, क्या यहाँ पे हमें कोई लार्ज गैप दिख रहा है? नो, यहाँ पे हमें कोई लार्ज गैप नहीं दिख रहा है। दे आर कॉन्फ़िगर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, क्या ये एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज्ड होते हैं? क्या ये एक सिस्टमैटिक मैनर में लगे हुए होते हैं, व्यवस्थित होते हैं? मुझे लग रहा है कि ये सही होना चाहिए। दे हैव मिनिमम अट्रैक्शन, इनमें अट्रैक्शन मिनिमम है। अगर अट्रैक्शन मिनिमम होता तो ये जो सॉलिड है इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते, क्योंकि बेटा एक बात ध्यान रखना, मिनिमम अट्रैक्शन किस में होता है? गैसेस में होता है। तो क्वेश्चन अगर गैसेस से आ जाए तो ये भी यहाँ पर तैयार हो जाएगा। मिनिमम अट्रैक्शन किस में होता है? गैसेस में होता है, तभी पार्टिकल दूर दूर भागते रहते हैं। सॉलिड मतलब मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यानी कि हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए बेटा? सी जो है वो हमारा सही आंसर होना चाहिए कि दे आर कॉन्फ़िगर्ड, बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में लगे, तभी हमें दुनिया में चीजें सिस्टमैटिक मैनर में दिख रही हैं जो भी सॉलिड है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैव बीन डिटरमाइंड बाय साइंटिस्ट सो फार? बताइए वैज्ञानिकों ने हमें कितने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया है। अभी अभी हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डिस्कशन किया था और मैंने आपको कितने स्टेट के बारे में बताया था बेटा? मैटर की कितनी स्टेट हमें पता है? एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस। ये वाली तो हमें काफी जनरल तरीके से याद रहती है, लेकिन दो और स्टेट हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। एक होती है प्लाज्मा और एक होती है हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। बस ये ध्यान रखना। ऐसा है कि सॉलिड लिक्विड गैस तो हमको क्लियर है, सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर हैं,
गैस में पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा दूर है। ठीक है, ये तो हमको क्लियर है। लेकिन अभी ये दो स्टेट की बात मैं आपसे और कर लेती हूँ थोड़ा ठीक से, ताकि क्योंकि इस वाली स्टेट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इन स्टेट से क्वेश्चन, क्योंकि पता है ना उन्हें, सॉलिड लिक्विड गैस तो सबको आइडिया होगा, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन से क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, कंफ्यूज तो करना ही है हमें। तो ठीक है, तो प्लाज्मा जो है हमारी बेटा वो कौन सी स्टेट होती है, इसको कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और इसमें जो है हमारे जितने भी हमारे आयंस होते हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जितने भी हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, मतलब सब आ जाओ, सबको एक साथ जब हम रख देंगे तो एक थिक स्टेट तैयार हो जाएगी और उसको बोलते हैं प्लाज्मा। समझ में आ रहा है? WBC, RBC और ब्लड प्लेटलेट्स, है ना, ब्लड प्लेटलेट्स में ये सारी चीजें, ये स्टेट पाई जाती है सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर। समझ में आया? ये होती है प्लाज्मा, एक थिक स्टेट जिसमें आयंस मतलब चार्ज, जो जिस पे भी चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी है, तो ये होती है प्लाज्मा। और फिर हमारी एक और होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो भाई, अगर हम गैसेस के मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगी। अगर हम किसी भी गैस के पार्टिकल की बात करें तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे गैस के मॉलिक्यूल में बड़ी एनर्जी होती है, इधर उधर भागता रहेगा, इधर उधर भागता रहेगा। हम ऐसा करते हैं, टेम्परेचर को एकदम कम कर देते हैं, प्रेशर भी नहीं अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर को कम करते हैं। टेम्परेचर को कम करते ही इन बेचारे मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो गई, और जब एनर्जी कम हो गई तो ये नीचे आके बैठने लगे। जब ये नीचे आके बैठने लगे मॉलिक्यूल तो थोड़े पास पास आ गए। ठीक है, अब जब ये थोड़े पास पास आ गए तो ऐसे पार्टिकल्स तो हमने किस में देखे हैं, लिक्विड में देखे हैं। तो यानी कि हमारा जो टेम्परेचर को एट अ वेरी लो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम किसी गैस को रख दें तो उसके पार्टिकल्स की जो भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो चली जाएगी और पार्टिकल्स एक जगह एग्रीगेट हो जाएंगे। तब इस स्टेट ऑफ मैटर को हम बोलेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, कंडेंसेशन से बनी हुई है, दैट इज वाई गैसेस को लिक्विफाई करके बनी हुई है। तो ये हमारी पांचवी स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, तो 5 स्टेट ऑफ मैटर हमारी जो थी उनको हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। एक एक क्वेश्चन के थ्रू हम एक एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हमें आगे आने वाले और भी जो क्वेश्चन होंगे, हो सकता है वो बिना किसी कॉन्सेप्ट को अलग से लगाए सॉल्व हो जाए। तो इसका आंसर तो समझ में आ गया होगा कि कितनी हमारी स्टेट हैं, बताइए। तो हमारी बी ऑप्शन यानी कि 5 स्टेट ऑफ मैटर जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। ये जो फिगर हमें गिवन है इससे क्या इन ऑप्शंस में आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, मतलब पहले फिगर देखेंगे फिर ये देखेंगे। तो ये तो है भाई सॉलिड, ये है लिक्विड, पार्टिकल थोड़े पास पास हो गए, इसमें सॉलिड में पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, दिखा रहे हैं, गैस में दूर दूर हो गए, कोई स्टेटिक, प्लाज्मा में थोड़े से लिक्विड से थोड़े से दूर होते हैं, बाकी गैसेस से थोड़े पास होते हैं, ठीक होती है। तो ये हमें दिखा दिए 4 स्टेट ऑफ मैटर। सवाल ये है कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल 4 स्टेट ऑफ मैटर कैन बी सीन। कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है वो चारों स्टेट ऑफ मैटर का हम देख सकते हैं। देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, फिगर से साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। तो लगता है ये आंसर सही होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन सॉरी सही होना चाहिए, क्योंकि हमसे पूछा है कैन नॉट बी। अच्छा, हमसे कह रहे हैं जिसको नहीं डिफाइन कर सकते, तो गलत वाला निकालना है। प्लाज्मा इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। प्लाज्मा एक ऐसा फ्लूइड है जो बॉडी के सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। शायद अभी अभी हमने पढ़ा है प्लाज्मा किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ WBC, RBC और प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको गिवन फिगर से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट आगे भी देख लेते हैं। द फिगर रिप्रेजेंट द 4th स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा। जो फिगर है 4th स्टेट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट कर रही है वो प्लाज्मा है। सही बात है, इस फिगर से हम वो भी बता सकते हैं। द फिगर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। ये फिगर हमें डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर भी बता रही है। बातें सारी सही हैं, लेकिन ये बताइए इन चारों में से ऐसी कौन सी है जो बेसिकली इस फिगर से हम नहीं निकाल पा रहे हैं। भाई इस फिगर से हम ये नहीं निकाल पा रहे हैं कि प्लाज्मा एक फ्लूइड है जो सारे सेल्स में होता है, WBC RBC में,
प्रेजेंट होता है। तो सीधी सी बात है, बी ऑप्शन जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए वो हमारा एक करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिफ्यूजन occurs in extreme intensity in the डिफ्यूजन क्या है? परफ्यूम को कमरे के कोने में छिड़क दो, पूरे कमरे में बढ़िया से खुशबू आने लगेगी, आने लगती है। ये क्या है? ये कैसे पहुंची खुशबू? कोने में रखा था, कैसे पहुंच गई? तो बेटा ये जो होता है प्रोसेस, जब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो घूमते रहते हैं और बहुत जल्दी एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, है ना। एयर थी, एयर में परफ्यूम के पार्टिकल्स मिक्स होके ट्रेवल कर गए पूरे में। मम्मी ने खाना बनाया गरम गरम, खुशबू आ गई रूम तक, भूख लगने लगी। होता है ना ऐसा कभी कभी। तो बस वही चीज है। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। गैस के पार्टिकल जो एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके साथ में आके कौन मिल गया है? उसके साथ में जो भी स्टेट ऑफ मैटर हमने, कोई परफ्यूम है, कोई भी खुशबू है, कोई भी चीज है, ठीक है, वो आके मिल जाए और हर जगह ये ट्रेवल करने लगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इसको हम बोलते हैं बेटा डिफ्यूजन। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब सबसे ज्यादा पार्टिकल कौन सी स्टेट के उड़ते हैं? सबसे ज्यादा चलते किसमें? सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है भाई? तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो गैसेस में है, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है, एकदम फ्री है, कोई मतलब नहीं है, उन्हें आराम से घूम रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत सारी है। तो यानी कि पार्टिकल्स हमारे जब इस तरीके से घूम रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होना चाहिए? सॉलिड में? सॉलिड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिक्विड में, गैसेस में या प्लाज्मा में? सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैसेस में होगा। ठीक है। तो और एक बात और ध्यान रहे कि कभी भी कोई चीज अगर हॉट होती है, ठीक है, हॉट का मतलब गर्म होती है अगर कोई चीज, तो उसका जो डिफ्यूजन के चांसेस होते हैं, गैसेस हैं तो हीट जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो उतना ज्यादा वो फ्लो करेंगी। ठीक है, और जितना ज्यादा फ्लो करेंगे डिफ्यूजन उतना ज्यादा हो जाएगा। डिफ्यूजन सब में होता है, अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैसेस में। सबसे कम किसमें होगा? सॉलिड्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इफ अमोनिया इज अ गैस देन कैम्फर इज अ। अमोनिया अगर गैस है तो कैम्फर, कैम्फर पता क्या होता है? कपूर। कपूर क्या होगा? देखो अमोनिया हमारी गैस है, इफ भी लगा दिया है, हाँ भाई अमोनिया गैस है और बड़ी ही पंजेंट स्मेलिंग, तीखी स्मेल वाली गैस है, बहुत ही खराब सी लगती है और ज्यादा इनहेल कर लो तो प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो कैम्फर क्या है? जो हमारा कैम्फर है, कपूर, वो क्या है? अब बताओ, ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? ये भी कोई बताने की बात है? बताइए, लेकिन बतानी तो पड़ेगी ही। गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, कुछ नहीं। एमोनिया से हमें कोई मतलब नहीं है इसमें। कैम्फर क्या है? कैम्फर जो है बेटा वो सॉलिड है। बस क्या है, कैम्फर को ओपन में रख दो तो धीरे धीरे करके वो गायब होता है। गायब कैसे हो जाता है? गायब ऐसे हो जाता है कि वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके इवेपोरेट होने लगता है। ठीक है, तो उसमें भी डिफ्यूजन होता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड हमारा क्या है? कैम्फर, जो कपूर जो है वो क्या है? सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे क्या कह रहा है। Which of the following statement is incorrect? इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है बेटा जो इनकरेक्ट है? गलत बहुत बताना पड़ रहा है हमें। चलो बताते हैं फिर गलत क्या है। The particles of matter are in steady state. Steady मतलब स्थिर, मतलब रुके हुए। मैटर के पार्टिकल जो हैं वो रुके हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे ऑप्शंस पढ़ने से पहले दे देंगे, मुझे मालूम, क्योंकि आपने अब कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। देयर आर सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो बताओ, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है। तो अभी तो हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक मैटर की पढ़ी हुई है, और सारी कैरेक्टरिस्टिक में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो इसमें गलत बताई है? भाई स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है, बिल्कुल होता है, सही बात है ये। पार्टिकल्स के, मैटर के पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं। सॉलिड इसका एग्जांपल है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, बिल्कुल सही है। एटम होता है मैटर का पार्टिकल, हम कह सकते हैं, जिसको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेट। क्या रुके हुए पार्टिकल है? अरे रुके हुए होते तो बात ही क्या थी, गैस क्यों उड़ रही है, लिक्विड क्यों बहने लगता है?
रुके हुए बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी कि इसमें से गलत कौन सा है? ए है। अब जो गलत ऑप्शन है वही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? डैश इज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर और इम्प्योर की तरफ, मैटर के तो पार्टिकल्स हैं ही, ठीक है, मैटर तो है, मैटर के 5 स्टेट भी हैं। अब बात आ गई यहाँ प्योर और इम्प्योर की। तो यहाँ छोटे से कॉन्सेप्ट को एक बार हम क्लियर कर लेते हैं बेटा कि प्योर और इम्प्योर की क्या बात होती है। हमारे पास नेचर में कुछ प्योर और कुछ इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं। अब ये मत समझना कि अगर हम कोई टैप वाटर पी रहे हैं तो वो इम्प्योर की कैटेगरी में आ गया, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समझाते हैं। प्योर और इम्प्योर का सीधा फंडा है, जो भी चीज एक प्रॉपर मैनर में है, यानी कि जिसमें एटम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर है, ठीक है, फिक्स्ड है या कहूं प्रॉपर है, तो वो क्या होगा? प्योर। और जिसमें सारी चीजें इम्प्रॉपर होंगी, ठीक है, इम्प्रॉपर का मतलब आप समझाते हैं। जैसे यहाँ पे तुम किसी भी मेटल की बात कर लो, आयरन की, ठीक है, आयरन की बात कर लो, लेड की बात कर लो, एल्यूमिनियम की बात कर लो, चलो मेटल्स को छोड़ते हैं, हम आ जाते हैं गैसेस पे। गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और हम आ जाते हैं, ठीक है, कंपाउंड पे, लो सल्फ्यूरिक एसिड, लो ये वाटर भी हो गया। तो इम्प्योर क्या है? सब तो प्योर ही बता दिया। इम्प्योर वो है जो बिना फिक्स्ड क्वांटिटी के जोड़ा जाए, है ना? कैसे भाई? पानी लिया, उसमें चीनी मिला दी, क्या मिला दिया? चीनी मिला दी। पानी कितना लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, चीनी कितनी ली कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा मीठा कम है और चीनी डाल देते हैं, चलो। अब कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, कोई एटॉमिक नंबर के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, कोई मॉलिक्यूल नहीं बन रहा, क्या हो रहा है? सिर्फ शुगर जो है वो पानी में डिसॉल्व हो रही है। तो ये सब क्या, कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये सब आएगा हमारा इम्प्योर की कैटेगरी में, ठीक है। तो जब भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा वो हमारे प्योर सब्सटेंसेस होंगे, और जब भी नॉन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा वो सब्सटेंसेस हमारे इम्प्योर होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया है, और इसी के साथ में आप आंसर दे दीजिए। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन प्योर है। शुगर सॉल्यूशन का मतलब है बेटा चीनी का जो मिक्सचर होता है पानी के साथ में, ठीक है, चीनी का घोल। मीथेन, मीथेन क्या है? मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, नुकसान करने वाली गैस, ठीक है, CH4 बोलते हैं इसको। मिल्क, दूध, क्या ये प्योर है? एयर, क्या ये प्योर है? बेटा देखो मिल्क जो है वो प्योर नहीं है। अगर हम अलग अलग एनिमल्स की बात करें तो अलग अलग जो प्रोपोर्शन होता है उसमें वो हमें मिलेगा। तो मिल्क का कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, अलग अलग एनिमल्स पे डिपेंड करता है। दैट इज वाई मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, सोच भी मत लेना, ठीक है। अब ये मत कहना मैम अमूल होता है, पराग होता है, तो नहीं बेटा, हम यहाँ पे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एयर, वायु, क्या ये प्योर है? अभी तो मैम आपने ये लिखा था कि ये प्योर है, तो इसका मतलब यही होना चाहिए, नहीं। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अलग अलग लिखा था कि ये प्योर है, लेकिन एयर, इसमें लो N2 भी आ गई, O2 भी आ गई, CO2 भी आ गई, सब आ गया, लेकिन कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है कि इतनी N2, इतनी O2, इतनी CO2 होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी प्योर नहीं है। तो फिर प्योर कौन है? जो केमिकली कंबाइंड है, यानी कि मीथेन, नेचुरल गैस इज प्योर। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? आप बताइए सत्य क्या है इसमें से। तो पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है। रिजिडिटी, टफनेस, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सब्सटेंस साइज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, solid have a fixed size while liquid attain the size of their vessel, and if seen gases have no shape. इनके कहने का मतलब ये है कि टाइप ऑफ सब्सटेंस के अकॉर्डिंग साइज वेरी करता है, साइज चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ पार्टिकल। रिजिडिटी के लिए ये कह रहे हैं कि साइज जो है वेरी करता रहता है। रिजिडिटी की डेफिनेशन में इन्होंने लिखा है कि साइज वेरी करता रहेगा लोकेशन ऑफ पार्टिकल की वजह से, ठीक है। बाकी आगे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में इन्होंने हमें क्या बताया? देयर इज क्वालिटी ऑफ सब्सटेंसेस दैट रिड्यूसेस देयर वॉल्यूम एट अ हाई प्रेशर। ये एक ऐसी क्वालिटी है जब
इसमें सब्सटेंस अपना वॉल्यूम कम कर लेती, तो मतलब यानी कि सीधी बात है, हमारा ये एक मूवेबल पिस्टन हमने लगा दिया, गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे थे, हमने इस पिस्टन को थोड़ा सा मूव करा और थोड़ी देर में क्या हुआ, ये जो गैस के पार्टिकल्स थे ये पास पास में आ गए, तो ठीक है, मतलब वॉल्यूम जो है कम हो गया, उसी को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, जब प्रेशराइज करते हैं किसी चीज को। तो इसमें से ट्रू क्या है? तो भाई देखो, ऑप्शंस हैं बोथ ए एंड बी आर ट्रू, क्या ये दोनों सही हैं? ओनली ए इज ट्रू, केवल ए सही है। ओनली बी इज ट्रू, केवल बी सही है। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, मतलब दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। तो ठीक है, बता दीजिए बेटा, रिजिडिटी जो होती है वो कभी भी इस चीज पे डिपेंड नहीं करती है, लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, साइज वेरीज अपॉन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल नहीं। जब हम बात करेंगे सॉलिड की तो हम हमेशा कहेंगे एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बिल्कुल चेंज हो सकता है कि वो किसके अकॉर्डिंग है, लेकिन हम कभी ये नहीं कहेंगे साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ रिजिडिटी वाला स्टेटमेंट गलत है और कंप्रेसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट सही है, तो यानी कि सी आंसर हमारा करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो बेटा ये जो मैटर मूव कर रहा है या इसमें जो स्पेस है या जो अट्रैक्ट कर रहा है, ये सारी ही चीजें जो हैं उससे हमें ये समझ में आया कि अच्छा अगर मैटर ये सब कुछ भी कर सकता है तो इसका मतलब अगर हम एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में मिक्स कर दे तो क्या होगा, है ना। तो भाई अगर हम मैटर को मैटर की एक स्टेट को, ठीक है, मैटर की जो स्टेट्स होती हैं, क्या होती हैं? स्टेट्स होती हैं बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बोथ स्टेट, तो उसको अगर हम मिक्स कर दें तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक प्योर और इम्प्योर की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। प्योर और इम्प्योर की कैटेगरी हमने पिछले वीडियो में समझी है बहुत अच्छे से, तो अब हम इम्प्योर की कैटेगरी की थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। इम्प्योर की कैटेगरी में मैम हम क्या बात करेंगे? इम्प्योर की कैटेगरी में आज हम बात करेंगे मिक्सचर्स की, ठीक है। मिक्सचर का मतलब कोई भी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में बिना किसी केमिकल कॉम्बिनेशन के, कॉम्पोजिशन के मिक्स कर देना, उसको हम कहते हैं मिक्सचर, है ना। पानी में चीनी मिला दो, कभी नमक मिला दो, कुछ भी इधर उधर मिक्सिंग कर दिया, वो क्या हो गया? मिक्सचर। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि ये ए सब्सटेंस जो है वो बी सब्सटेंस में मिक्स हो जाएगा, है ना। ए सब्सटेंस यानी कि चीनी जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, नमक जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, पर क्या सॉइल या सैंड की अगर मैं बात करूं वो पानी में डिसॉल्व होगा? नहीं। तो जब हम इस तरीके से चीजों को देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, मिक्सचर जो है वो जब डिसॉल्व हो जाएगा तब वो होता है होमो, यानी कि सेम, यानी कि होमोजीनियस, ठीक है। और जब वो डिसॉल्व नहीं होगा, जब ए और बी सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, और केवल ये ए और बी की नहीं, उससे ज्यादा हो, सी डी जितने भी मिक्स कर दो, मिक्स नहीं होंगे, तब हम उसे बोलेंगे हेट्रोजीनियस, यानी कि डिफरेंट। हमेशा ध्यान रखें, होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे और आगे जो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे एक एक करके उसे सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं इसी के साथ में हमारा आज का क्वेश्चन। द मिक्सचर कैन बी इन नेचर, कैन बी डैश इन नेचर, मिक्सचर क्या हो सकता है? लो अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा उस पर आ गया। होमोजीनियस हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकते हैं, या प्योर सब्सटेंस हो सकता है। भाई देखो, अगर मिक्सचर है तो वो प्योर नहीं है क्योंकि वो केमिकली कंबाइंड नहीं है। तो मिक्सचर हमने कौन कौन से तरीके के पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं होमो और हेट्रो, तो केवल होमो केवल हेट्रो तो नहीं हो सकता, यानी कि बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एन एलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ। एलॉय क्या होता है? एलॉय कुछ प्रॉपर्टीज मान लो आयरन की अच्छी थी, कुछ प्रॉपर्टीज क्रोमियम की अच्छी थी, कुछ प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम की अच्छी थी। भाई आयरन में ज्यादा रस्टिंग होता है, एल्यूमिनियम में इतना रस्टिंग नहीं होता है, ठीक है। क्रोमियम को हम कह सकते हैं, क्रोमियम के थ्रू हम शाइनिंग दे सकते हैं हमारे सब्सटेंसेस को। तो जब इस तरीके से कुछ कुछ क्वालिटीज किसी चीज की अच्छी थी तो हमने सबको मिक्स कर लिया, ठीक है। मतलब हमने 2-3 सॉलिड्स को मिक्स करके बढ़िया सा एक सॉलिड तैयार किया है, ठीक है।
एक मिक्स्ड सॉलिड तैयार किया है। कैसे मिक्स कर दिया मैम सॉलिड को? भाई सॉलिड को पिघलाया, मिक्स किया, फिर से जमा दिया, तो मिक्सर हो गया। तो उस सॉलिड सॉल्यूशन को पता है क्या बोला जाता है? एलॉय बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये है क्या एग्जाम्पल, मतलब इसमें से कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन हो सकता है, इमल्जन हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, वेराइटी मिक्सचर हो सकता है। अभी अभी हमने पढ़ा है और आपको सही आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन हम सारे ऑप्शंस को कंसिडर करके चलेंगे। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? ऐसा है जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं होमोजीनस हेट्रोजीनस, उसमें 3 कैटेगरी आती हैं। कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं? जब ए बी में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए तो हमने उसका नाम रख दिया सॉल्यूशन। ठीक है, नाम रख दिया हमने। जब ए बी में थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाए उसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए, और जब ए जो है बी में बिल्कुल ही मिक्स नहीं होगा, तो जब मिक्स नहीं होगा तो हमने उसका नाम रख दिया सस्पेंशन, क्योंकि भाई पार्टिकल्स तो सस्पेंडेड थे तो इसीलिए सस्पेंशन हो गया। ठीक है, और जब ये चीज आपकी मिक्स हो गई थोड़ी थोड़ी अधूरी अधूरी, समझ रहे हो, तो उसका हमने नाम रख दिया है कोलॉइड। ठीक है, 50-50% ये मिक्स होता है, आधा अधूरा मिक्स होता है, हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आता है, होता है होमोजीनियस। ठीक, तो ये हमारी 3 कैटेगरी हो गई। अब देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन है क्या एलॉय? अभी तो हमने पढ़ा कि वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। एलॉय क्या है? एक सॉलिड सॉल्यूशन है जब हम सॉलिड को मिक्स करते हैं। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन वो होता है जब 2 सब्सटेंसेस, लिक्विड सब्सटेंसेस को हम मिक्स करने की कोशिश करें और वो मिक्स ना हो, जैसे ऑयल एंड वाटर। ठीक है, वैरायटी मिक्सचर, इसका मतलब हम इसमें कोई भी चीज को मिक्स कर सकते हैं, ये कोई अलग से मिक्सचर का नाम नहीं होता। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। Which of the following is a heterogeneous mixture? इसमें से कौन सा heterogeneous mixture है? चलिए देख लेते हैं। ब्रास, पीतल, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, पानी में चीनी को मिला दिया, एयर, हवा, मिल्क, दूध। तो भाई ऐसा है, हेट्रोजीनस क्या है अभी बताया, जब ए को बी के साथ मिक्स किया और डिसॉल्व नहीं हुआ, मिक्स नहीं हुआ, है ना। चीनी को पानी में डिसॉल्व किया था तो सिर्फ पानी पानी दिख रहा है, चीनी पूरी डिसॉल्व हो गई। सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किया तब भी पानी पानी दिख रहा है, डिसॉल्व हो गया। लेकिन सैंड को पानी में डिसॉल्व किया तो सैंड और वाटर अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? हेट्रोजीनस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसमें से कौन सा हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा बेटा? पीतल सॉलिड होता है, हेट्रोजीनस नहीं होगा। शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, पानी में चीनी घुल जाती है, ये भी हेट्रोजीनस नहीं होगा। एयर, हवा, इसमें क्या है, सारी की सारी एयर है, N2 O2 सब एयर है, ये नहीं होगा। फिर हेट्रोजीनस कौन है? हेट्रोजीनस हमारा इसमें क्या होगा? मिल्क होगा। ठीक है, मिल्क का मतलब क्या है? क्योंकि मिल्क के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग कॉम्पोजिशन में मिक्स होते हैं। कुछ सॉलिड पार्टिकल, कुछ डिफरेंट स्टेट के पार्टिकल होते हैं, कुछ लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाएगा, यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से जो ऑड है वो निकालो, और मैं आपको बता रही हूँ इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ऑड टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी आपके सामने यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर बताया हुआ है हमने कि आरआरबी, एएलपी एंड टेक में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। तो बताइए इसमें से ऑड क्या है? विंड, हवा, एलॉय, मिल्क या वाटर। भाई हवा जो है उसको हम कह दे एयर, एक मिक्सचर हो गई। ठीक है, एलॉय क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। मिल्क क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। पानी क्या है? पानी मिक्सचर है? हाँ मैम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो मिक्स करते हैं। नहीं भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम केमिकली कंबाइन करते हैं। तो जितने भी कंपाउंड हमारी दुनिया में हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे सिर्फ कंपाउंड हैं और प्योर हैं, वो मिक्सचर नहीं है, वो कंपाउंड सब्सटेंसेस में आते हैं, प्योर सब्सटेंसेस में। तो यानी कि डी जो है वो हमारा ऑड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑर्डिनरी सब्सटेंस डज नॉट इंक्लूड डैश सब्सटेंसेस।
फिजिकल स्टेट का मतलब होता है उसका कलर, उसका टेक्सचर, कोई चीज कैसी दिख रही है, या फिर उसको अगर हम चेक करेंगे उसमें स्मेल कैसी आ रही है, किस तरीके से वो टूट रही है या नहीं टूट रही है, उसको फिजिकल स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए कि इसमें से क्या इंक्लूड नहीं कर रहा है? भाई कोलॉइड है, वो फिजिकल स्टेट में इंक्लूड नहीं कर रहा है, गैस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, या सॉइल है? भाई देखो, हमने कितने स्टेट ऑफ मैटर पढ़े हुए हैं? हमने पढ़े हैं 5 स्टेट ऑफ मैटर। तो गैस की बात करें तो सीधे सीधे गैस है, मतलब एक स्टेट ऑफ मैटर है। लिक्विड की बात करें, ये भी एक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है। सॉइल की बात करें, ये भी, सॉइल मतलब सॉलिड, ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। लेकिन हमने ये जो कोलॉइड पढ़ा है, ये स्टेट ऑफ मैटर में नहीं पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है मिक्सचर में। तो यानी कि इसमें से कौन ऐसा है जो ऑर्डिनरी फिजिकल स्टेट में नहीं आता है? कोलॉइड इसमें नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रहे, यही कोलॉइड इसका सही आंसर है। द एयर इज अ, एयर क्या है? ठीक है, चलो क्या है? प्योर मिक्सचर है, ब्लेंड्स ओनली, मतलब सिर्फ ब्लेंड करती है, ब्लेंड करके जो कंपाउंड बनता है वो है। मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स ओनली, केवल एलिमेंट्स का मिक्सचर है, या मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, देखो जब भी हम हवा की बात करेंगे, एयर की बात करेंगे, तो एयर का मतलब हमने N2, O2, ठीक है, CO2, NO2, ठीक है, हीलियम, सबको जोड़ लिया है। तो कई भाई N2O2 हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए, CO2 भी मॉलिक्यूल प्लस कंपाउंड कह सकते हैं, NO2 को भी कंपाउंड कह सकते हैं, हीलियम को एटम कह सकते हैं। तो एयर क्या है? एयर के अंदर एटम भी है, एयर के अंदर मॉलिक्यूल भी है, और एयर के अंदर कंपाउंड, मतलब एक मॉलिक्यूल CO2 NO2 ये सब क्या है? कंपाउंड। तो एक कंपाउंड भी है। तो यानी कि एयर इसमें से क्या होने चाहिए? बिल्कुल क्विकली बता दीजिए, मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो डी जो है हमारा वो सही आंसर होगा। आपको कोई भी डाउट लगे, किसी भी चीज में कोई सवाल आपके मन में आ रहा है कुछ, तुरंत मुझे आप कमेंट्स करके बताएंगे। आपको किसी भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए, हम आपके लिए उसका वीडियो तुरंत लेकर आएंगे। क्योंकि जब तक आप अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताएंगे तब तक तो हमें इस तरीके से पता नहीं चलेगा। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी टॉपिक कहीं से भी स्किप नहीं होगा, सारे ही टॉपिक के प्रॉपर वीडियोज मिलेंगे। बस आपका एक ही काम है, जुड़े रहना। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the medium is called। एक heterogeneous mixture होता है, बिल्कुल होता है heterogeneous mixture जिसमें particles dissolve नहीं करते हैं, solute particle dissolve नहीं कर रहे हैं, suspend रहते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस भी लगा दिया है। भाई एक कोई भी कंपाउंड ऐसा ले लो, लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसमें कोई भी सॉलिड कंपाउंड अगर हम मिक्स कर रहे हैं और वो जो है डिसॉल्व नहीं हो रहा, उसके पार्टिकल्स हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो इसको क्या कहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के मिक्सचर होते हैं। कौन कौन से? सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड। तो सॉल्यूशन क्या है? जब ये पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे। सस्पेंशन क्या है? जब ये पार्टिकल्स पूरी तरीके से दिखाई देंगे। और कोलॉइड क्या है? जब ये पार्टिकल्स जो हैं हमें थोड़े थोड़े से दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ हमसे साफ बोला है सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, पार्शियली डिसॉल्व नहीं बोला है। तो बताइए अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे? बेटा अनसेचुरेटेड तो उसकी कैटेगरी में ही नहीं आया, हमने अभी डिस्कस ही नहीं किया। सस्पेंशन बोलेंगे, कोलॉइड बोलेंगे, या सैचुरेटेड बोलेंगे? तो ये 2 ऑप्शंस के बारे में तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया है सॉल्यूशन के। तो बताइए इन दोनों में से क्या होगा? डेफिनेटली इसका आंसर बी, सस्पेंशन ही होगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी डिस्कस किया है, जिसे मैं आने वाले टाइम पे जो भी वीडियो होगी उसमें मैं डिस्कस करूंगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच लॉ इन साइंस डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ ए मिक्सचर? कौन सी लॉ विज्ञान में फॉलो नहीं करेगी मिक्सचर की प्रॉपर्टी को? समझ रहे हैं कौन सी लॉ है? तो ऑप्शंस में दिया हुआ है, उसको पढ़ के निकालेंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टी। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स, जो पार्टिकल होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं, मतलब जैसे होते हैं, जैसे उनके गुण हैं, वो उसको बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये
द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टी, मिक्सचर का जो कंपोनेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी को बनाए रख रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। मिक्सचर कैन बी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मिक्सचर डिफरेंट अलग अलग सब्सटेंसेस का हो सकता है, सही बात है बिल्कुल। इट इज सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, मिक्सचर को फिजिकल मेथड से, फिजिकल मेथड का मतलब होता है बेटा आपने कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन को अप्लाई नहीं किया, फिजिकल मेथड से उसको अलग कर लिया, ठीक है। इट्स स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड, उसके स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स होते हैं मिक्सचर के। तो अब आप बताइए इसमें से कौन सा डज नॉट फॉलो, ठीक है, कौन पालन नहीं कर रहा है। तो सीधी बात है मिक्सचर का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो फिक्स नहीं होता है, और यहाँ कह रहे हैं फिक्स होता है, तो यही हमारा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है और आंसर यही वाला हमारा सही होगा, ठीक है। तो मिक्सचर जो है वो फिक्स्ड, उसके पार्टिकल जो है वो फिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, व्हेन टू लिक्विड, जब दो लिक्विड डू नॉट डिसॉल्व इन ईच अदर, जब दो लिक्विड डिसॉल्व नहीं हुए आपस में, ठीक है कोई बात नहीं, कोई लिक्विड ले लेते हैं, ऑयल ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल, एंड डू नॉट फॉर्म अ सॉल्यूशन, जब डिसॉल्व नहीं हुए तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा। व्हाट इट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, क्या उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, क्या उसको हम इमिसिबल बोलते हैं, क्या उसको हम डिकेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं। भाई देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो एक सॉल्यूशन के पार्टिकल है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगी कि क्या होते हैं। जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। जैसे पानी और चीनी, 100 ml पानी में अगर 20 ग्राम चीनी मिलाई है तो पानी जो ज्यादा क्वांटिटी में था वो क्या होगा, सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब जिस सब्सटेंस को, यानी कि किसी भी चीज को हम दूसरे सब्सटेंस में ऐड कर रहे हैं, तो जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो सॉल्यूट है और जिसमें ऐड कर रहे हैं वो सॉल्वेंट है, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के होते हैं। पूछा क्या है हमसे कि जब दो लिक्विड डिसॉल्व नहीं होते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, को सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा वन होता है, ओनली वन, और सॉल्यूट कैन बी मोर देन वन, एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों ऑप्शंस को तो हम कट कर देंगे। अब इमिसिबल का मतलब क्या है, आपस में मिक्स ना होना, और पूछा क्या है, डज नॉट डिसॉल्व, तो यानी कि हमें हमारा सही आंसर मिल चुका है। इमिसिबल का मतलब होता है मिक्स ना होना, और मिसिबल का मतलब होता है मिक्स हो जाना, ठीक है। तो सी हमारा सही आंसर है। डिकेंटेशन क्या होता है बेटा, डिकेंटेशन एक सेपरेशन टेक्निक होती है जिस तरीके से हम चीजों को अलग करते हैं किसी भी सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, शुगर इज अ डैश इन अ शुगर सॉल्यूशन, चीनी जो है वो चीनी के घोल के अंदर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब हमेशा किसी भी सब्सटेंस को पानी में मिला दो, उसके अंदर क्या है, क्या सॉल्वेंट होती है, डिसॉल्व्ड सब्सटेंस होती है, कोलॉइड होती है, सस्पेंशन होती है। तो भाई देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यहाँ कोलॉइड और सस्पेंशन देके हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि केवल चीनी कोलॉइड या सस्पेंशन नहीं हो सकती, तो ये तो ऑप्शन हमने कर दिए है कट, हमने इसके बारे में पढ़ा है, हमें अंदाजा है, ठीक है। सॉल्वेंट और डिसॉल्व सब्सटेंस, सॉल्वेंट अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में, और अगर पानी है तो हमेशा सॉल्वेंट वही होगा, ठीक है। तो यानी कि शुगर क्या है, सॉल्यूट है, यानी कि डिसॉल्व्ड सब्सटेंस है, जो घुला हुआ पदार्थ होता है। तो बी जो है हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश इज नॉट अ कंपाउंड, इनमें से कोई ऐसा है जो कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड क्या है, जो केमिकली कंबाइंड सब्सटेंस होती है, H2O, H2SO4, HNO3 वगैरह वगैरह, जितनी भी चीजें केमिकली कंबाइंड है जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने दुनिया में देखा है वो सब कंपाउंड है। तो क्या नहीं है, लेड, Pb, लेड होती है, अच्छा। चौक, कैल्शियम कार्बोनेट की इम्प्योर फॉर्म, कंपाउंड है। हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, कंपाउंड है। सल्फर डाइऑक्साइड, केमिकली कंबाइंड, ये भी एक कंपाउंड है। तो क्या नहीं है भाई, लेड एक मेटल है, ये कंपाउंड नहीं है। पी और बी को अलग अलग मत ट्रीट कर लेना, हो जाता है ऐसा कभी कभी। लेड जो है वो हमारा पीबी, प्लम्बेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अ मिक्सचर
ऑफ सैंड एंड शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, रेत के साथ में चीनी को मिक्स कर रहे हैं, डिश बनेगी बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बताओ कि एग्जाम्पल में क्या है, किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का है। क्या रेत और चीनी को मिक्स कर देंगे, कर सकते हैं, साइंस है, मतलब कुछ भी हो सकता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा क्या, कोलॉइडल का मतलब आधा आधा, जो आधा अधूरा मिक्स होता है। होमोजीनियस बनेगा क्या, एक मतलब मिक्स होके पता ही नहीं चलेगा कौन सी रेत है कौन सी चीनी है। सस्पेंशन अलग अलग हो जाएगा क्या। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो ये मिक्स ही नहीं होगा, जब मिक्स नहीं होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये दोनों ही सही चीजें हैं, क्योंकि मैम आपने बताया था कि सस्पेंशन भी तो वही है, लेकिन बेटा सस्पेंशन का मतलब मिक्स होने के बाद पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देने दे, लेकिन यहाँ पे हम सॉलिड सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों में से मोस्ट एक्यूरेट की हम बात करेंगे बेटा, तो वो हमारे लिए हमेशा ए ऑप्शन हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही रहेगा, क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सस्पेंशन भी आ गया है, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो आंसर है वो ए हमारा करेक्ट आंसर इसमें होगा। इसी के साथ में हमने इस टॉपिक के अपने 12 क्वेश्चन, मतलब अपने दोनों पार्ट्स को, मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को कंप्लीट किया है। और इसी के साथ में आपको और भी नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले हैं। तो अगर मैं आपसे यूं कहूं कि ठीक है आपने 22 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो लगभग आपके 50 क्वेश्चन की तैयारी हो चुकी है। अब इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो वो कहीं भी नहीं जा सकता है, ठीक है। और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए, अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। कहाँ पर, एसआर कंपटीशन क्लासेस में, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी एक ही चैनल पे मिलेगी, फिर चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग हो, या फिर वो फिजिक्स हो, ठीक है, बायोलॉजी, सारी चीजों की आपको कंप्लीट स्टडी हमारे चैनल पे मिलेगी। बस इसी तरह से साथ अपना बना के रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।